आज है 31 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहले हैं जोधैया बाई बैगा। इनको पद्मश्री दिया गया बैगा ट्राइबल आर्ट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, जो बैगा ट्राइबल आर्ट है वो एक कैनवास पर जो बैगा ट्राइब कल्चर है उसको डिपिक्ट किया जाता है उसमें। ठीक है, बैगा ट्राइब एथनिक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में रहते हैं और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं जिसको बेवार कहा जाता है, और ये पहली कम्युनिटी थी जिनको हैबिटेट राइट दिया गया इंडिया में। जो बैगा ट्राइब वुमेन होती हैं वो टैटूज अपने शरीर पर गुदवाती हैं जिसको गुदना कहा जाता है। ठीक है, नोडल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इन्वेशन जो केरला में है, इसने स्टडी की पेरियार टाइगर रिजर्व की और प्लान बनाया कि कैसे सेन्ना स्पेक्टेबलिस को इरेडिकेट किया जा सकता है। सेन्ना स्पेक्टेबलिस एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि साउदर्न और सेंट्रल अमेरिका में ऑर्नामेंटल स्पीशीज की तरह इस्तेमाल की जाती है और फायरवुड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट के साउदर्न में है और केरला में है, और यहाँ से दो नदियाँ जाती हैं, मुल्लायार और पेरियार। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहले टाइगर री इंट्रोड्यूस किया गया था, अब वो प्लान बनाया कि स्लूथ बियर को भी इंट्रोड्यूस किया जाए यहाँ पे। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली हिल्स में पड़ता है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, और ये पहले अलवर स्टेट का पार्ट था। 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया गया था, बाद में 1978 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ठीक है, और यहाँ सबसे पहली बार टाइगर रिलोकेट किए गए थे सक्सेसफुली। यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ फोर्ट्स वगैरह भी हैं, और इसकी जो टोपोग्राफी है वो ग्रासलैंड है जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट से है। स्लूथ बियर इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान पाया जाता है, और ये जो दुनिया में 8 स्पीशीज हैं उसमें से एक स्पीशीज है। नॉर्मली फ्रूट, आंट, टर्माइट ये सब ये खाता है। IUCN के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, पर इंडिया में 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे उसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी बीमारी है, ये इन्फेक्शस डिसीज है, और ये एक बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ये स्किन को ही इफेक्ट करती है, लेकिन अगर ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे तो ये जो उसके नर्व्स होते हैं उनको भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और डिसेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, और ये ड्रॉपलेट्स वगैरह से फैलती है, नोज या माउथ, ये जहाँ से भी ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। ठीक है, लेप्रोसी के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। ठीक है, ये हर स्टेट में इम्प्लीमेंट की जा रही है। ग्लोबली देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी 2021-30 टूवर्ड्स जीरो लेप्रोसी लॉन्च की है, और इसका उद्देश्य है कि लेप्रोसी को ख़त्म करें। फिर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, ये एक डाइवर्स ग्रुप है ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस के, जो कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिकाज के जो डेवलपिंग रीजन्स हैं वहाँ की जो लो इनकम पॉपुलेशन उनको इफेक्ट करती जाता है। ठीक है, ये पैथोजन से होते हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, वॉर्म्स हैं। ठीक है, उनसे होती हैं। ऐसी 20 डिसीजेज हैं जो 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करती हैं, और ये उनकी इम्पोवर्मेंट का भी एक कारण है, क्योंकि इसका इलाज मतलब लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन वो इतने गरीब होते हैं कि उसको उनको मिल नहीं पाता। ठीक है, इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए ग्लोबल लेवल पर। WHO ने एक रोड मैप बनाया था 2021-30। ठीक है, तो उसमें उनका उद्देश्य था कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ हैं उसको एंड करना है। फिर है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। D4 का मतलब है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। इसको इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्ट किया गया। इसको डेवलप किया था DRDO ने, और मैन्युफैक्चर किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, ये जो ड्रोन्स होते हैं उनको डिटेक्ट और जैम कर सकता है 3 किलोमीटर के अंदर में, और एक लेज़र का इस्तेमाल करके उनको टर्मिनेट भी कर सकता है। फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये टोटल मार्केट वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ओन करती है या मैनेज करती है किसी क्लाइंट के बिहाफ पर। ठीक है, ये मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड होता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, और इसमें या तो टोटल कैपिटल वैल्यू जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो हैंडल करती है फर्म, या फिर जो इंडिविजुअल क्लाइंट की मनी है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और ये डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होता है। एक्चुअली ये जो मार्केट वैल्यू होती है उस फर्म की, उसको बिल्ड करने में मदद करता है। फिर जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके सब कैटेगराइजेशन के लिए कमीशन बैठाई गई है। ठीक है, आर्टिकल 340 के अंदर में प्रेसिडेंट ने इसको सेटअप किया था, और इसका उद्देश्य है कि 3 चीज़ें मेनली देखेंगे कि किस तरह की इनइक्वालिटी हैं वो जो जितने भी OBC क्लासेस हैं। ठीक है, और एक मैकेनिज्म वर्कआउट करेंगे कि कैसे उनको कैटेगराइज किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में, प्लस जो भी कास्ट है उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ज़्यादा प्रिविलेज है इसमें से या कौन कम प्रिविलेज है। फिर है फाइनेंस कमीशन,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये यूनियन और स्टेट और जितने भी स्टेट हैं उनके बीच में जो टैक्स रेवेन्यू होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिकमेंडेशन देती है। आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और हर 5 साल पर या फिर जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि इसकी ज़रूरत है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि जो इसके मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। इसके लिए द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 पास की गई थी। इनका जो टेन्योर होता है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में मेंशन होता है कि कितने दिन के लिए अपॉइंटमेंट की गई है या उनके रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। इनका जो कंपोजिशन है इस कमीशन का, उसमें 1 चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। जो कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होने चाहिए, लेकिन जो मेंबर हैं उनकी कुछ एलिजिबिलिटीज़ रखी गई हैं, जैसे वो हाई कोर्ट के जज होने के लिए क्वालिफाई हैं, या गवर्नमेंट के अकाउंट ऑफ फाइनेंस में उनका अच्छा नॉलेज है, या फाइनेंस मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो, या इकोनॉमिक्स के अच्छे ज्ञाता हों, ठीक है। और इस कमीशन का मैंडेट क्या होता है, वो प्रेसिडेंट को 4 चीज़ों पर रिकमेंडेशन देती है। पहला कि जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन और स्टेट के बीच में और जो जितने स्टेट्स हैं उनके बीच में, ठीक है। कोई भी इसके लिए जो भी प्रिंसिपल लगाना हो या कैसे डिवाइड होगा उन लोगों के बीच में, ठीक है। और दूसरा जो ग्रांटी नेट्स है स्टेट्स को दिया जाता है वो कैसे किस प्रिंसिपल पर दिया जाएगा। तीसरा क्या है कि जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी जो फाइनेंसेस उसको कैसे ऑगमेंट किया सकता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसके द्वारा, जो कि फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट द्वारा रिकमेंड किया जाता है ऑलरेडी, ठीक है। चौथा वो मैटर होता है जो प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं कि इसको मतलब देख लो कि कैसे जो हमारे फाइनेंसेस हैं वो कैसे अच्छे हो सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट एलोरा। एलोरा का मतलब है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है कि जो रेयर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 लैंग्वेज चुना है शुरू में, गोंडी, मुंडारी और इदो-मिश्मी। गोंडी लैंग्वेज की बात करें तो ये साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है और इसमें गोंडी स्क्रिप्ट ही यूज़ होती है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। उर्दू इसके बाद दूसरी ऐसी लैंग्वेज है, मतलब उर्दू भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और ये गोंडी स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये इसकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट है और क्योंकि जो ज़्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की लैंग्वेजेस हैं उनकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, लेकिन जो इसके डायलेक्ट्स हैं गोंडी लैंग्वेज के वो जो लोकल लैंग्वेज है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। और ये भाषा जो है ज़्यादातर जगह मतलब एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बोली जाती है। फिर मुंडारी लैंग्वेज, ये मुंडा ट्राइब द्वारा बोली जाती है और ये एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से आती है, जो उसकी जो सब फैमिली है मुंडा लैंग्वेज, ठीक है, उससे ही है। और ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलती है। मुंडारी बानी इसकी स्क्रिप्ट है जिसको इन्वेंट किया था रोहिदास सिंह नाग ने। इदो मिश्मी, ये जो मिश्मी ट्राइब है दिबांग वैली में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं, उसको इंडिजिनस लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।